Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta, and in this session we are going to start the new lesson. This is for class 11th, and we have completed the morphology of the flowering plant. I told you that morphology was the long chapter, but so many topics are not there in your syllabus. That's why I just introduce you those topics. Clear? But I did not teach you very well those topics in an elaborate form. So please, okay, try to understand those are not in your syllabus, but I told you that whatever topics are removed by the CBSE, let me complete your prescribed syllabus, then I will complete those topics also. Clear? So that you should not feel any doubt. ठीक है कि आपको ऐसा नहीं होना कि सर ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, हम तो NCERT पढ़ना है, ये टॉपिक दिया हुआ है. ठीक है, तो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है. मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है. और 11th में जो टॉपिक्स है ना, मतलब जो लेसन्स है ना, वो ज़्यादा हैं भी. हो सकता है कि शायद मैं 2-3 चैप्टर कंप्लीट भी ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरा मतलब है कि आपको जितने भी मैं चैप्टर पढ़ाऊँ वो बहुत अच्छे से समझ में आए. ऐसा ना हो जाए कि बहुत हैजनली मैंने ख़त्म कर दिया लेकिन आपको समझ में ना आए. ठीक है, अगर 10 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर भी पढ़ाऊँ और 8 के 8 समझ में आ जाए तो दिस इज़ द अचीवमेंट फॉर मी. ठीक है, वो 2 चैप्टर तो मैं पढ़ा ही दूँगा. क्लियर है? तो आपको एकदम परेशान नहीं होना है और बस आपको एंथुजियाज़म अपना मेंटेन करके रखना है. ठीक है, और बहुत एनर्जेटिक होकर पढ़ना चाहिए. जब भी आप क्लासेस को अटेंड करिए ना, तो आप अपने माइंड में एकदम फुल एनर्जी के साथ बैठा करिए क्लास को लेने. ठीक है, कि हमको बायोलॉजी बहुत अंदर से एकदम जोश के साथ तभी समझ में आता है, ज़बरदस्ती नहीं. ठीक है, तो ज़बरदस्ती आप बैठ गए, हाँ चलो क्लासेस अटेंड कर लिया. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. देखो हम लोग भी अभी भी पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं. एक टाइम होता है जिस टाइम हमें माइंड में कुछ नहीं समझ में आता, मतलब उस टाइम एक ऐसा सेचुरेशन, जैसे कहते हैं नहीं, सेचुरेशन हो जाता है कि वो पर्टिकुलर टाइम ऐसा होता है कि उसके बाद हमारे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं. तो अगर आप ऐसा हैक्टिक हो गया है तो उस टाइम सेशन अटेंड मत करिए, क्योंकि उस टाइम अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा टफ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, और जिस दिन अगर आपके दिमाग में जिस टॉपिक के लिए आपने पहले ही ऐसा नोशन बना लिया, ठीक है, पहले ही आपने ऐसा मेंटली प्रिपेयर हो गए कि ये तो बहुत टफ है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आएगा, तो कंफर्म है वो नहीं समझ में आएगा. ठीक है, अगर आपने सोच लिया कि ये कैसे नहीं समझ में आएगा तो ये बहुत अच्छी बात है. ठीक है, तो आज मैंने ये बहुत अच्छी आपको ट्रिक बताई है कैसे पढ़ना चाहिए. ठीक है, और कब पढ़ना चाहिए, जब आपका अंदर से जोश हो कि आज हमें अब इसका मतलब ये नहीं सर 1 महीने में 1 दिन हमें जोश आता है कि आज चलो पढ़ लेते हैं. ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है मेंटली प्रिपेयर होकर पढ़ना चाहिए कि आज हमें ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज करना है या अच्छे से पढ़ना है. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन पे, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल. इन दिस चैप्टर आल्सो ओनली यू हैव टू स्टडी एनिमल टिश्यू. आपको केवल एनिमल टिश्यू पढ़ना है. वैसे भी इस चैप्टर में जो 3 एनिमल्स के बारे में था, अर्थवॉर्म, कॉकरोच और फ्रॉग, पहले ही जो है वो अर्थवॉर्म और फ्रॉग को हटा दिया गया है, केवल कॉकरोच सिलेबस में था. ठीक है, लेकिन अब वो भी नहीं है, आपको केवल एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ना है, ओनली यू हैव टू स्टडी द टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है. ठीक है, और मोस्टली टिश्यू किसमें, ह्यूमन बीइंग में, कि कौन कौन से टाइप के टिश्यू होते हैं. मैं आपको बता दूं, आपने थोड़ा सा 9th में पढ़ रखा है तो, और कंफर्म है आपको 9th में बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा. ठीक है, कि ये एपिथेलियल क्या होता है समझ में नहीं आया, लेकिन आपको मैं एकदम एश्योर करा रहा हूँ कि आपको इस 11th के लेवल पे टिश्यू बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे. ठीक है, जैसे अगर हम स्किन की बात करें, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं तुम्हें. जैसे हम स्किन की बात करें तो स्किन एक क्या है, वैसे तो बोला जाए एक हमारी प्रोटेक्टिव ऑर्गन है. कोई भी ऑर्गन है, अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, याद रखना यूनिसेलुलर नहीं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें टिश्यू और ऑर्गन जरूर होंगे. अच्छा, सबसे पहले सेल्स होते हैं, पहले टिश्यू होते हैं. सेल्स होते हैं, सेल्स ग्रुप बना के क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं. ठीक है, मैं जब क्लास में टिश्यू पढ़ाता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेता हूँ. एक स्टूडेंट सेल है, एक स्टूडेंट क्या है, सेल है. कई सारे स्टूडेंट जब क्लास में मिल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, टिश्यू हो जाते हैं. और वो लोग मिल के क्या कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट द क्लास 11th बायो स्टूडेंट्स, तो ईच स्टूडेंट इज अ सेल. हर एक स्टूडेंट क्या है, सेल है. सब लोग मिल के क्या बन गए, टिश्यू बन गए. दे आर डूइंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज व्हाट दे ऑल आर स्टडिंग बायोलॉजी.
वो सब क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है वो टिश्यू हो गए। तो याद रखना कभी भी कोई टिश्यू होंगे, ठीक है, वो सेल से बने हैं, दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, वो मिल के एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं को क्या बुलाते हैं हम लोग, टिश्यू बुलाते हैं। तो टिश्यू का मतलब है कि मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, कॉम्प्लेक्स है, देन वी कैन हैव द टिश्यू इन दैट बॉडी। अदरवाइज इन यूनिसेलुलर, अरे यूनिसेलुलर में एक ही सेल है, बेचारा टिश्यू कहाँ से बनाएगा, ठीक है। टिश्यू नहीं है तो ऑर्गन नहीं बनाएगा, बात समझ में आई। तो हम ऑर्गन के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गन किस टिश्यू से मिलके बने हैं ये पढ़ेंगे इस सेशन में, इस लेसन में। क्लियर है, ठीक है। तो देखो मैं तुम्हें कुछ पहले बेसिक चीज़ें मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज इस लेसन का इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं बहुत आराम से आपको पहले बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ, फिर तो बढ़ना ही है आगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि व्हाट इज़ जाइगोट। सब लोग को पता होगा, सर ये तो पता है हमें, क्या पता है बताओ ज़रा, ठीक है। सोचो जाइगोट क्या होता है। जाइगोट किसका रिजल्ट होता है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है। When two gametes fuse to each other that form zygote। अगर कोई पूछे कि तुम कहाँ से डेवलप हुए हो, बायोलॉजिकली अगर कोई पूछे कि तुम किस सेल से डेवलप हुए हो, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे हम जाइगोट से डेवलप हुए हैं, ठीक है। क्लियर है, अभी तक ये आंसर नहीं आया होगा आपके दिमाग में कि हम कहाँ से डेवलप हुए हैं, जाइगोट से। सब लोग ये कह सकते हैं मदर की बॉडी में डेवलप हुए हैं, हम फीटस थे वहाँ से डेवलप हुए हैं, लेकिन अगर आप सबसे प्री मतलब उसमें जाओ, प्री स्टेज पे जाओ, तो सबसे पहली स्टेज हमारी लाइफ की क्या होती है, जाइगोट होती है, ठीक है। और आपको पता है जाइगोट क्या होता है, डैप्लॉइड होता है। जाइगोट इज डैप्लॉइड। जाइगोट में किस टाइप का सेल डिवीजन होगा, देयर विल बी अ माइटोसिस। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन द जाइगोट विल टेक प्लेस, दैट इज माइटोसिस। जब जाइगोट में माइटोसिस होगा तो आपको पता है जितने भी सेल्स प्रोड्यूस होंगे दे विल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। जब जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है तो 3 लेयर बना लेता है। आप एनिमल किंगडम में पढ़ के आ रहे हो उसको, ठीक है। 3 लेयर बना लेता है, ठीक है, इस तरह से। एक लेयर हो गई, सॉरी ये तो कलर ही दूसरा हो गया, 1 मिनट, ठीक है। एक ये लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई, ठीक है। और एक मैं इसके अंदर एक लेयर बना दे रहा हूँ इस कलर से, ठीक है, ये लेयर हो गई, ठीक। अब इनको लेबल कर लेते हैं, ठीक है, इनको लेबल करते हैं। देखो ये कौन सी लेयर होती है, एक्टो, याद होगा आपको, याद आ गया होगा, एक्टोडर्म। इसको क्या बुलाते हैं, मीजोडर्म, और इसको क्या बुलाते हैं, एंडोडर्म, ठीक है। ये कौन सी हो गई, एंडोडर्म हो गई। तो कितनी लेयर हो गई, 3 लेयर हो गई। एक एक्टोडर्म हो गई, एक मीजोडर्म हो गई, और तीसरी कौन सी हो गई, एंडोडर्म हो गई। तीनों का मतलब मैंने समझा रखा है आपको, ठीक है। देखो इनको बुलाते हैं जर्म लेयर। यही हमारी, इन्हीं में स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, याद रखना, ठीक है। हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ बनते हैं, जितने भी ऑर्गन्स बनते हैं, सब इन्हीं में जो सेल्स होती हैं उनके डिवीज़न की वजह से बनते हैं, ठीक है। तो जैसे जाइगोट होता है, जाइगोट तो अब माइक्रोस्कोपिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, लेकिन जब उसमें सेल डिवीज़न होता है, जो जब सेल्स डेवलप हो जाती हैं तो वो एक 3 लेयर बना लेती हैं। उन्हीं तीनों लेयर को हम लोग जर्म लेयर बुलाते हैं। इसीलिए हम क्या हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। आपको पता है कि ह्यूमन क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर होती हैं। क्लियर है। तो एनिमल किंगडम में आप पढ़ के आ रहे हो इसलिए बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं इसको कोरिलेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपके बॉडी में कई सारे टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। एक पिक्चर में ये समझ में आ गया ना, जर्म लेयर समझ में आ गई, ठीक है। इसी जर्म लेयर से जितने भी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं सबका फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो अगर मैं एक पिक्चर दिखाऊं, अभी मैं आपको एनिमल टिश्यू के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे, लेकिन मैं पिक्चर के थ्रू तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो हमने एक ऑर्गन ले लिया, स्टमक, ठीक है। अब स्टमक में अगर देखो तो आपको देखो कौन कौन से, स्टमक तो एक ऑर्गन है, एक ही ऑर्गन है ना स्टमक, कई ऑर्गन थोड़ा ना, एक ऑर्गन है। लेकिन एक ऑर्गन में अगर तुम ध्यान से देखो तो यू विल बी ऑब्जर्विंग डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़। उसमें स्मूथ मस्कुलर टिश्यू भी है। आप स्टमक में कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई स्टमक को कंट्रोल कर सकता है, बताओ तुम लोगों में से, बताओ कोई स्टमक को कंट्रोल कर सकता है कि आज हमने पनीर नहीं खाई तो स्टमक में वो जाके डाइजेस्ट ना हो? ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप स्टमक के जो मसल्स हैं ना उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। कि आज डाइजेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं, सोच लिया और डाइजेशन अच्छा होने लगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्मूथ मसल्स टिश्यू से बना है, और स्मूथ मसल्स टिश्यू हमारे कॉग्नाइजेंस में, मतलब हमारे कॉन्शियसनेस में काम नहीं करते, हमारे कंट्रोल में काम नहीं करते। जैसे अगर मैं आपकी आईज़ की तरफ कुछ फेंकूं तो आपकी आईज़ अपने आप क्लोज हो जाती है। डिड यू थिंक अबाउट दैट? आपने उसके बारे में सोचा? नहीं सोचा।
क्यों? क्योंकि आपकी आईज़ में कौन सी मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं? स्मूथ मस्कुलर टिश्यू होते हैं जो बिना सोचे काम करते हैं अपने आप। अब बिना सोचे मतलब ये नहीं, ठीक है, कि जिसको भी सोचा, ठीक है, किसी को भी देख लिया उसको आंख मार दी, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे काम कर रहे हैं। क्लियर है? ब्लिंकिंग होती है वो क्या होती है? अपने आप होती रहती है। आपकी आईज़ जो है ब्लिंक होती रहती है ना, एक तो अपने आप ब्लिंक होती है और एक आप ब्लिंक करते हो, ठीक है, तो दोनों हो सकता है। इसका मतलब है कि आपकी आईज़ दोनों ही तरह बिहेव कर सकती है। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू क्या होता है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। क्लियर है? तो स्मूथ मस्कुलर टिश्यू समझ में आ गया, तो हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होती हैं। दूसरा है लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है तभी तो स्टमक क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ना होता तो उसमें जो एंजाइम्स का सेक्रेशन हो रहा है, उसके जो कंट्रोल हो रहा है वो कौन करेगा? क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सब कौन कंट्रोल करता है? नर्वस टिश्यू कंट्रोल करते हैं। उसके बाद ब्लड सेल्स दैट विल प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑल, एनर्जी, ऑक्सीजन, सारी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड रिस्पॉन्सिबल है। आपको ने 10th में पढ़ा है कि इन द स्टमक सम एंजाइम्स आर सेक्रेटेड। गैस्ट्रिक जूस आपने पढ़ा है, दोज गैस्ट्रिक जूस आर सेक्रेटेड बाई कॉलुमनर एपिथेलियम। वो कौन सेक्रेट करता है? कॉलुमनर एपिथेलियम सेक्रेट करता है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि एक ही ऑर्गन है स्टमक, उसमें देखो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं। इसका मतलब है हमारा कोई भी एक ऑर्गन है तो वो एक टाइप के टिश्यू से नहीं बना है, दैट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से बना हुआ है एंड दैट्स वाई दे परफॉर्म डिफरेंट रोल। इसीलिए उसमें डिफरेंट रोल परफॉर्म हो सकता है। कैसे? अगर देखा जाए तो स्टमक में डाइजेशन हो रहा है, लेकिन डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। अब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों केवल एक टिश्यू या एक ऑर्गन नहीं कर रहे हैं, उसमें लेबर ऑफ डिवीज़न है, डिवीज़न है अलग अलग कि कंट्रोल तुम करना, तुम एनर्जी और ऑक्सीजन, फूड और ऑक्सीजन तुम प्रोवाइड कराओगे, ठीक है, ब्लड तुम प्रोवाइड कराओगे, सेक्रेशन एंजाइम्स का तुम करोगे। समझ में आया? जैसे घर में काम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, घर में भी एक जान लो घर एक ऑर्गन है, उसमें जितने भी लोग हैं सब क्या हैं? टिश्यूज़ हैं, ठीक है, और वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। क्लियर है? तो वो उन लोगों का रोल अलग अलग होता है कि तुम सब्जी लेके आओगे, तुम बाहर का काम देखोगे, तुम किचन में करोगे, तुम संडे के दिन सफाई करोगे। तो इस तरह से वर्क का क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेम एज इन आवर ऑर्गन व्हेन देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़, ठीक है, तो उनके बीच में भी लेबर ऑफ डिवीज़न होता है, मतलब दे परफॉर्म डिफरेंट रोल। और वो हमें दिखता तो एक है कि हमारे स्टमक में डाइजेशन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे भी डिफरेंट जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें वर्क का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि एनिमल टिश्यूज़ क्या हैं। तो हमें इन्हीं सारे कैटेगरी के टिश्यूज़ को पढ़ना है। समझ में आई बात? ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज समझ लो अब क्या होता है। देखो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। आपके चैप्टर का नाम शायद एनिमल टिश्यू नहीं है, वहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स लिखा है। सबसे पहला पार्ट है एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले जान लो टिश्यू होता क्या है। समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन आपको नोट्स भी बनाना है तो इसलिए मैं समझा भी दे रहा हूँ। टिश्यू इज एन एग्रीगेट ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, एंड सेल प्रोडक्ट्स, या तो सेल्स या तो सेल प्रोडक्ट, फॉर्मिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल। ठीक है, मतलब वो मटेरियल मतलब ऑर्गन बना रहे हैं विद अ स्पेसिफिक फंक्शन इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और याद रखना हमेशा कहाँ पे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब तुम कहोगे सर पोरीफेरा भी तो मल्टी सेलुलर है, लेकिन वहाँ पे टिश्यू नहीं थे। ठीक है, तो नहीं डेवलप हुआ, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, कि नहीं डेवलप हुआ, अरे भाई इवोल्यूशन की सीरीज़ में उसके पास सेल्स हैं लेकिन टिश्यू नहीं डेवलप कर पाया, छोड़ दो उसको वैसे ही पढ़ लो, उसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है? इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, जब किसी को कैंसर होता है और कैंसर का डिटेक्शन करना होता है तो हिस्टोपैथोलॉजी ही परफॉर्म करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या करते हैं कि वहाँ के जैसे मान लो किसी को कोई सिस्ट हो गया, माउथ में कोई सिस्ट हो गया, ठीक है, मतलब एक लंप बन गया, गांठ बन गई, तो वहाँ से टिश्यूज़ को निकाल लेते हैं, उसको स्टेन करते हैं, उसमें सेल डिवीज़न चेक करते हैं कल्चर मीडियम में रख के कि इसमें सेल डिवीज़न नॉर्मल हो रहा है कि एबनॉर्मल हो रहा है, और उसी की हेल्प से क्या पता लगाते हैं कि कैंसर है कि नहीं है, डिटेक्शन। तो हिस्टोपैथोलॉजी, पैथोलॉजी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, पैथोलॉजी जहाँ पे हम टेस्ट करवाने जाते हैं, जहाँ पे पैथोजन की स्टडी होती है उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, तो हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब क्या हो गया? टिश्यू को निकाल के उनको पैथोलॉजी में ले जाके उनकी स्टडी करना कि जिससे पता करना कि कहीं पे कैंसर तो नहीं है,
तो हिस्टोपैथोलॉजी इज़ अ मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए एक मेथड है, और हिस्टोलॉजी यहाँ पे भी है। तो हिस्टो मतलब टिश्यू, लॉजी मतलब स्टडी, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से ये दिस अ ब्रांच वेयर वी स्टडी अबाउट द टिश्यू, जिसमें हम केवल किसके बारे में पढ़ते हैं, टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया कि टिश्यूज़ होते क्या हैं, और मैंने आपको एक ऑर्गन दिखाया, स्टमक, केवल स्टमक दिखाया और आपको बताया कि देखो कितने टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। अब बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर ब्लड टिश्यू होता है, 9th में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 9th में अगर याद होगा तो ब्लड, यस ब्लड इज़ अ टिश्यू, हर वो पार्ट टिश्यू होता है जिसमें कई सारी सेल्स होती हैं। तो जो ब्लड निकलता है जब आपको कहीं कट हो जाता है तो आपको लगता होगा ये तो रेड कलर केवल निकल रहा है, एक्चुअली रेड कलर इसलिए है क्योंकि रेड डोमिनेंट है ना। अगर वहीं पे अगर कोई ग्रीन कलर भी होता, ठीक है, तो आपको ग्रीन भी दिखता, लेकिन ग्रीन कलर ऐसा कुछ होता नहीं। तो रेड कलर डोमिनेंट है ना, अगर आप किसी भी वाइट पे रेड पेंट कर दोगे तो रेड ही तो दिखेगा, लेकिन उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, WBC होती हैं, RBC होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो ब्लड भी क्या हो गया, एक टिश्यू हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लियर हो गया कि बहुत सारे टाइप के टिश्यूज़ हमें पढ़ने हैं, और एक एक टिश्यू को लेके मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, और ये चैप्टर मैं आपके NCERT से बियॉन्ड जाके पढ़ाऊंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर लगेगा कि ये चीज़ें NCERT में नहीं हैं, और हो सकता है कि आप बहुत सारी बुक्स एक्सप्लोर करते रहते हो, तो मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ाऊँगा और आपकी NCERT से थोड़ा सा हट के पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा ऊपर जाके पढ़ाऊँगा, ऊपर मतलब छत पे नहीं, मतलब सिलेबस में थोड़ा सा और जाके, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको जर्म लेयर के बारे में बता दिया। सबसे पहले मैंने जाइगोट से स्टार्ट किया कि जाइगोट जब हमारी मदर की बॉडी में जब जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो दे फॉर्म 3 लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ये तीनों लेयर बना लेती हैं, और यही तीनों लेयर में सेल डिवीजन होके डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। और वो कौन कौन से टिश्यूज़ बनाते हैं इसके लिए भी मैंने एक स्लाइड लगा दी है, ये देखो। जैसे आपको ये 4 कैटेगरी ऑफ टिश्यूज़ पढ़ने हैं, ठीक है। आपको एपिथेलियल पढ़ना है, आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है, आपको मस्कुलर टिश्यू पढ़ना है, और आपको नर्वस टिश्यू पढ़ना है। ये 4 कैटेगरी के टिश्यू पढ़ने हैं आपको, ठीक है। अब आप यहाँ पे ओरिजिन देखो, यहाँ पे देखो ओरिजिन देखो, जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, एक मिनट में इसको हटा दूँ पहले। जो एपिथेलियल टिश्यू है, अगर आप उसकी ओरिजिन देखो तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू है वो तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है। तो आपको तो ये तो पता हो गया कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म क्या होता है, जर्म लेयर्स होती हैं, यही जो है हमारे ऑर्गन्स और टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू इन तीनों लेयर से जर्मिनेट होगी, समझ में आया, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करे, अब बताओ कौन सा टिश्यू है जो बीच में होता है, मीजोडर्म। तो मीजोडर्म क्या करेगा, कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा, क्लियर है। जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, M से मस्कुलर, M से मीजोडर्म, ऐसे याद करो। कनेक्टिव जो बीच में रहे वही कनेक्शन का काम करता है। 2 स्टूडेंट बैठे हैं, उन दोनों के बीच में आप लोगों ने बहुत सारा आंसर्स का एक्सचेंज किया होगा, पेन का एक्सचेंज किया होगा, तो समझ में आ गया होगा कनेक्टिव। तो जो बीच में रहे वो कनेक्टिव का काम करता है। तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू किस ओरिजिन क्या है, मीजोडर्म, मीजोडर्म मतलब जो बीच में रहे। M से मस्कुलर, M से मीजोडर्म, ये भी याद रहेगा आपको। नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म है। तो कौन से टिश्यू हैं जो तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। कौन से टिश्यू हैं जो मीजोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। और कौन सा टिश्यू है जो केवल ओनली एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है, दैट इज नर्वस टिश्यू। समझ में आया। यहाँ पे मैंने पार्ट्स और फंक्शन लिख रखे हैं, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि एपिथेलियम का क्या फंक्शन होता है, कनेक्टिव का क्या फंक्शन होता है, मस्कुलर का क्या फंक्शन होता है, क्योंकि कुछ फंक्शन आपको समझ में नहीं आएंगे कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा इसी चैप्टर में। तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। और होप सो दैट यू अंडरस्टूड वेल, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और खूब अच्छे से पढ़ना भी है आपको। एंड प्लीज़ write down in the comment box how did you like the introduction session of the animal tissue। आपको क्लियर हुआ कि yes we are going to study animal tissue and objective। देखो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले उसका ओवरव्यू बहुत ज़रूरी है। अगर मैं चाहता तो आपको टिश्यू बताता, एपिथेलियल बताता और पढ़ाना स्टार्ट कर देता, ठीक है। आपको भी लगता हाँ जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, लेकिन नहीं, ग्राउंड बहुत ज़रूरी है, फाउंडेशन प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है।
तो आपके दिमाग में भी आ गया हमको टिश्यू इस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले टिश्यू हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप समझने की कोशिश करोगे तब, ठीक है। सो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, ठीक है, एंड स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।